कोरोना वायरस का भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव। कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले 31 दिसंबर 2019 को वुहान, चीन में हुआ था। अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के बारे में विस्तार से जानने से पहले कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 का एक बड़ा परिवार है जो बीमारी का कारण बनता है। इसे आम सर्दी से लेकर के मर्स कोव या सार्स कोव नाम से भी हम जानते हैं। नावेल कोरोना वायरस वायरस का एक नया प्रकार है जो कि अभी तक मानव में नहीं पाया गया था। कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। स्वास्थ्य के साथ साथ इस समय पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रही है, जिसकी वजह से वैश्विक मंदी स्पष्ट रूप से दिख रही है। पिछले 4 महीने में दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि दुनिया भर में कोरोना की महामारी 2.5 करोड़ लोगों का रोजगार छीन लेगी। यह पहले जैसे जारी वैश्विक आर्थिक संकट में कोड़ में खाज की तरह साबित होगी। इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था को 3.6 लाख करोड़ डॉलर का झटका लगेगा। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इससे आर्थिक और श्रम संकट गहराएगा। भारत में आंकड़ों में कमी इसलिए है क्योंकि भारत ने पहले यानी 23 मार्च से ही लॉकडाउन शुरू कर दिया था और इस वजह से कोविड-19 का प्रसार उतनी तेजी से नहीं हो पाया। हालांकि अप्रैल महीने में इसकी बढ़ने की रफ्तार जरूर तेज हुई, पर अभी यह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी कम है। देश में 7 मई 2020 तक कोविड-19 से प्रभावितों की संख्या 50,000 हो चुकी है, जबकि पूरे विश्व में अब तक 37,60,125 संक्रमित हैं। अकेले अगर हम यूएस की बात करें तो 12,41,102 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं। नवीनतम संयुक्त राष्ट्र व्यापार रिपोर्ट की अगर हम बात करें तो भारत और चीन के अपवाद के साथ विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना महामारी के कारण मंदी में चली जाएगी। फिच रेटिंग्स का कहना है कि इस बार वैश्विक मंदी का असर 2009 की मंदी के परिप्रेक्ष्य में 2 गुना होगा। बहुत से अर्थशास्त्री इसकी तुलना 1930 की विश्वव्यापी मंदी से कर रहे हैं, जिसे हम तीसा की मंदी कह रहे हैं, और उनका मानना है कि 1930 की मंदी से भी ज़्यादा भयानक होगा। भारत में लॉकडाउन का 1 महीना 15 दिन पूरा हो चुका है। कोविड-19 के गहराते असर से बदलते गए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े आगे बढ़ने और बदलाव देने की संकेत कर रहे हैं। 22 मार्च को जनता कर्फ्यू की शुरुआत हुई। 23 मार्च से पहला लॉकडाउन शुरू हुआ। तीसरा लॉकडाउन 4 मई से शुरू हुआ, परंतु इसमें अभी भी बढ़ोतरी होने की पूरी संभावना है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई के अनुमानों की माने तो इसके मुताबिक वित्तीय वर्ष 2021 में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 0.6% रह सकती है। फिच रेटिंग्स ने 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान घटा करके 0.8% कर दिया है। रेटिंग एजेंसी का कहना है कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से दुनिया मंदी की चपेट में आ जाएगी। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने अपने अनुमान में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 1.5% के आसपास रह सकती है। हालांकि फिच ने इस ओर भी ध्यान दिलाया है कि वित्तीय वर्ष 2020 में कंज्यूमर स्पेंडिंग यानी उपभोक्ताओं द्वारा किए जाने वाला खर्च 0.3% पर आ जाएगा, जो यह पहले 5.5% होता था। इसी तरह खुदरा महंगाई दर वित्तीय वर्ष 2021 में 3.8% रहने की उम्मीद जताई गई है। कुछ विशेषज्ञों, अर्थशास्त्रियों और नीति निर्माताओं के अनुसार जो कोविड-19 के प्रभाव पड़ सकते हैं वो निम्न हैं। केस डाउन शटर के रूप में आर्थिक गतिविधि का नुकसान होगा। लोगों को नौकरी खोने के कारण आय का नुकसान होगा। वैश्विक बंद के कारण निर्यात में गिरावट आएगी। कई क्षेत्रों में उत्पादन में व्यवधान आएंगे और वित्तीय वर्ष 2021 में जीडीपी वृद्धि में 1% की कमी आ सकती है। आइए हम अब एक एक करके अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर पड़ने वाले प्रभाव का हम विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले रोजगार के अवसर पर। इन सभी समस्याओं के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था रिवर्स माइग्रेशन को भी देख रही है। अभी यह देश के भीतर ही हो रहा है, जहां लोग शहरों से वापस गांव की तरफ लौट रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह बड़े स्तर पर संभव होने जा रहा है। उदाहरण के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमिग्रेशन रोकने के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आने वाले कुछ दिनों तक अमेरिका में किसी बाहरी व्यक्ति को रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं होंगे।
यानी लड़ाई संकट के बीच खत्म हो रही नौकरियों को देखते हुए लिया गया है। अमेरिकी सरकार अब इनकी जगह स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है। भारत के परिप्रेक्ष्य अगर बात करें तो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसकी वजह उनके अनुसार लॉकडाउन की वजह से कुल 12 करोड़ नौकरियां चली गई हैं। कोरोना संकट से पहले भारत में कुल आबादी की लगभग 40.4 करोड़ लोग रोजगार में थे, जो इस संकट के बाद घट करके 28.5 करोड़ पर आ चुकी है। भारत में बेरोजगारी की दर फरवरी में 7.8% थी, मार्च में यह बढ़कर के 8.7% हो गई, लेकिन अप्रैल 2020 में यह 23.5% पर पहुंच गई। फिलहाल WHO की माने तो कोविड-19 के संकट का अभी सबसे बुरा दौर आना बाकी है। दूसरा प्रभाव एविएशन सेक्टर पर। कोरोना से सबसे ज़्यादा नुकसान एविएशन सेक्टर को हुआ है। कोरोना की वजह से दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन है। भारत में भी उड़ानें पूरी तरह से बंद हैं। इस सेक्टर में सैलरी की कटौती और छंटनी शुरू हो गई है। भारत में ही इस सेक्टर में हजारों नौकरियां जाने की आशंका है। जानकार तो यहां तक चेतावनी दे रहे हैं कि अगर लॉकडाउन लंबा खिंचा तो कई एयरलाइंस के बंद होने की नौबत आ सकती है। ग्लोबल बिजनेस एडवाइजरी फर्म के KPMG के अनुसार एविएशन के लिए यह 2008-9 की मंदी से भी बहुत बड़ा संकट ज़्यादा है। हॉस्पिटलिटी यानी होटल एवं रेस्टोरेंट की बात हम कर लेते हैं, जिसको हम सेवा क्षेत्र के तहत रखते हैं। कोरोना का कहर होटल एवं रेस्टोरेंट जैसे हॉस्पिटलिटी सेक्टर को भी भारी पड़ रहा है। उड़ानें बंद होने, ट्रांसपोर्ट एवं ट्रेवल पर पूरी तरह से रोक हो जाने की वजह से होटल एवं रेस्टोरेंट भी बंद पड़े हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद घरेलू ट्रांसपोर्ट चलने से इस सेक्टर में थोड़ा कारोबार मिल सकता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आने से भी कई महीने लग सकते हैं। घरेलू स्तर पर भी लोग आगे महीनों तक रेस्टोरेंट या भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने में हिचकेंगे। ऐसे में इस सेक्टर में भी बड़े पैमाने पर छंटनी की आशंका जताई जा रही है। MSME यानी सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग वाले सेक्टर को भारी नुकसान होने की आशंका जाहिर की गई है। इसलिए इस सेक्टर को राहत पैकेज देने की डिमांड बढ़ रही है। सरकार जल्द ही इस सेक्टर के लिए राहत पैकेज का ऐलान कर सकती है, क्योंकि माइग्रेट होकर के जो लेबर गांव की तरफ रुख कर रहे हैं उनके लिए यह रोजगार का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर उनको अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है। चलिए दूसरी बात कर लेते हैं टूरिज्म की। कोरोना की इस सबसे पहले और सबसे ज़्यादा चोट खाने वाले सेक्टर में टूरिज्म यानी पर्यटन है। दुनिया के देशों में लॉकडाउन खुलता भी है तो अभी महीनों या कम से कम 1 साल तक लोग टूर और गैर जरूरी ट्रेवल से बचकर रहना चाहेंगे। ऐसे में इस सेक्टर से जुड़े लाखों लोगों की रोजी पर गंभीर संकट है। KPMG की रिपोर्ट कहती है कि भारत में टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी दोनों सेक्टर को मिलाकर के करीब 3.8 करोड़ लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। इंडस्ट्री चैम्बर्स CII के अनुसार ब्रांडेड होटलों, टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंसी आदि को कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। इसी तरह ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसियों को 25,000 करोड़ और एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स को करीब 19,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इस सेक्टर को सहयोग के लिए सरकार सॉफ्ट लोन, वर्किंग कैपिटल लोन और लोन की वसूली टालने जैसे उपाय कर सकती है। टेलीकॉम, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक के लगभग 90% पुर्जों का आयात किया जाता है और यह ज़्यादातर चीन से आता है। कोरोना वायरस से आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की संभावना है। ऑर्डर 2-3 महीने एडवांस में दिए जाते हैं। असली कमी तो आने वाले दिनों में महसूस की जाएगी। टेलीकॉम उपकरणों के उत्पादन में कमी आने से नौकरियों को भी नुकसान हो सकता है। भारत ने वित्त वर्ष 2019 में चीन से 4.6 अरब डॉलर यानी करीब 34,000 करोड़ रुपए के कलपुर्जों का आयात किया था। रिटेल सेक्टर की कमाई में करीब 90% की गिरावट की संभावना दर्ज की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से मजबूरी में ही सही लेकिन लोग ऑनलाइन शॉपिंग को अपना रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में भारतीयों की खरीदारी पर असर पड़ना वाजिब है। वीकेंड पर मॉल, सुपरमार्केट और रिटेल शॉप पर जाकर खरीदारी करने वाले आज ऑनलाइन ग्रोसरी आइटम खरीद रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में इन ई-कॉमर्स की हिस्सेदारी फिलहाल 1% है। नेस्कॉम की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 में देश के GDP में इसकी हिस्सेदारी बढ़कर करीब 4% होने की संभावना जताई जा रही है। कोरोना के प्रकोप के बीच
देश में मैन्युफैक्चरिंग गतिविधियां मार्च 2020 में कमजोर पड़ गई हैं और इसकी रफ्तार पिछले 4 महीनों में सबसे धीमी रही है। हालांकि इसमें बढ़त दिख रही है, फिर भी IHS मार्केट सर्वे के मुताबिक कोरोना वायरस महामारी से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियां धीमी पड़ी हैं, जिसका असर इस सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है। मुसीबत में कोविड-19 जैसे मुसीबत में भारत के लिए कुछ नए अवसर और संभावनाओं की भी तलाश की जा रही है। जैसे चीन अपने संस्थानों, मूल श्रृंखलाओं और उद्योगों तथा सरकार के बीच साझेदारी को बढ़ावा देकर दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग केंद्र के रूप में उभरा था, परंतु अपनी अर्थव्यवस्था को ऊंचाई देने में सफल होने के बावजूद कोविड जैसी महामारी से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को झेल पाने में असमर्थ दिख रहा है। भारत अभी भी निर्माण कौशल के साथ संघर्ष कर रहा है। मौजूदा संकट भारतीय कंपनियों की आपूर्ति श्रृंखलाओं में विविधता के लिए मजबूर कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के सूत्रों की अगर बात करें तो कई इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता जो चीन में काम कर रहे थे, वो अपने विस्तार या अपने स्थान परिवर्तन के लिए भारत की तरफ विशेष दिलचस्पी ले रहे हैं। अगर घटक बाजार की 70-80% मांग को स्थानीय स्तर पर पूरा करने में हम सक्षम रहे और अगले 2-3 वर्षों में ये स्थिति हमने बनाए रखा, तो हम स्थानीय स्तर पर मांग के बजाय हम निर्यात करने की पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे। इस प्रभाव को देखते हुए सरकार के पास क्या विकल्प हैं, इसका जरा सा जिक्र करना जरूरी है। सरकार अवस्थापना क्षेत्र में व्यय को आगे बढ़ा सकती है, विनिवेश प्रक्रिया में तेजी ला सकती है, ऑटो क्षेत्र के लिए प्रस्तावित स्क्रैपेज नीति को लागू कर सकती है, विमानन और आतिथ्य यानी हॉस्पिटैलिटी क्षेत्रों के लिए कर में कटौती कर सकती है, रेस्तरां के लिए GST दरों में कटौती कर सकती है, जिससे महामारी की चपेट में आने वाले क्षेत्रों के लिए विशेष अवकाश भी दे सकती है। तो ये रहा आज के आर्थिक विश्लेषण। उम्मीद करते हैं कि आपको ये विश्लेषण पूरी तरह से पसंद आया होगा।